जो है ना, प्रकाश आता है, देखो प्रकाश जब, प्रकाश कौन, प्रकाश, प्रकाश कुमार नहीं, प्रकाश राज नहीं, सूर्य प्रकाश, चलो सूरज का प्रकाश, सूर्य नहीं कहो ना तो फिर कोनो सूर्य नाम हो जाएगा, तो सूरज का प्रकाश या सूर्य प्रकाश, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु जैसे हम लोग अपारदर्शी है कि नहीं, लेकिन वस्तु नहीं है, जीव है, जब हमारे आगे आएगा, सुनो, जब हमारे आगे यानी सामने जब प्रकाश की किरण हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारे पीछे प्रकाश तो हमको पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि पारदर्शी तो हम है नहीं। पारदर्शी के बारे में बता चुके हैं कि वह पदार्थ जिसको प्रकाश की किरणें पार कर सकती है, आर पार कर सकती है, वही पदार्थ क्या होता है, पारदर्शी। तो हम तो अपारदर्शी हैं, तो हमारे पीछे, क्योंकि प्रकाश तो हमको पार नहीं कर पाया, तो हमारे पीछे जो काली सी रेखा, जिसको लइका सब माने रात को क्या किया जाता है, जब बॉल उल के बगल में माने बॉल जब जल रहा होता है तो छोटा बच्चा जब चलता है तो देखता है इससे लाइट तो ऐसे 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 करता है कि नहीं, थोड़ा सा हम लोग हिला देंगे तो डेरा के भागेगा एकदम बहुत दूर तक, मम्मी रे मम्मी या बाबू रे बाबू कर रहे थे, भागता है कि नहीं भागता है। तो जो काली माने आकृति, जो जिसका नाक मुंह नाक खाली गोड़ हाथ दिखाई देगा हिलते डुलते, नाक उक नहीं दिखाई देगा, तो वही काली सी जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं हम, छाया कहते हैं। प्रकाश जब अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है और उसके बाद जो काली आकृति बनती है उसे क्या कहा जाता है, छाया कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया। तो एक तो छाया हो गया और एक हो गया प्रतिबिंब, समझ में आ गया कि नहीं। प्रति और बिंब, बिंब माने क्या हो गया, आकृति, यानी वैसा ही आकृति बन जाना, ठीक है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सबसे पहले किसी बिंदु स्रोत से, समझिएगा ध्यान से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से समझने के लिए हम ऐसे ही समझा रहे हैं, समझिएगा, मतलब सिर्फ वही वाला बात है पहले वाला ही, कि जब यहाँ पर किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आती हैं और दर्पण से क्या होता है, टकराती हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, समझने के लिए बता रहे हैं, मतलब सिर्फ परिभाषा जानने के लिए, क्योंकि प्रतिबिंब अगर बनाना होगा ना, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उसके लिए आकृति अलग बताएंगे हम, समझ में आया। अभी सिर्फ इस परिभाषा यानी प्रतिबिंब की परिभाषा को ऐसे ही याद करने के लिए, दिमाग में सेट करने के लिए ये हम परिभाषा बता रहे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, यहाँ पर क्या लिख दिए हम, बिंदु, क्या लिखे, स्रोत। तो बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किससे टकरा रही हैं, दर्पण से। क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। क्या हुआ, दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन होगा, जिस बिंदु पर क्या कहते हैं, फिर यहाँ पर आ गया, जिस बिंदु पर, किस चीज पर, बिंदु पर मिलती है, मिलती है, ध्यान देना, मिलती है, कौन मिलती है, हाँ, हीरो और हीरोइन मिलती है। क्या हो गया, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। तो उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है, यह प्रतिबिंब। इस बिंदु स्रोत का यह क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। इस बिंदु स्रोत का यह क्या कहलाता है, समझ में आया। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, किसको प्रतिबिंब कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बार बार हम समझाएंगे ताकि ये क्वेश्चन का आंसर यानी कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये नहीं समझ में आ जाए,
घरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, घरे जाइए तकिया लगाइए सो जाइए। बात सही है ना? घरे कौन पढ़ता है? आप लोग पढ़ते हैं? अच्छा पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हमको लगता है घरे पढ़ते नहीं है, जा करके फ्री फायर में घुस जाते हैं। अच्छा तो घुसिएगा तो अपना बिगाड़िएगा क्या? सिर्फ समझो मेरा बात, बात को एक बार नहीं 1000 बार समझो और बार बार समझो। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? पूछो नहीं। कहो जस पढ़ितम तस गुरुए समर्पितम, यरलव फूकतपा स्वाहा। आ ओकरा बाद ही मत कह देना राम जी के चिड़ै या राम जी के खेत आ खा ले चिड़ै भर भर पेट। ये वाला बात नहीं होना चाहिए। यही समझना है और यहीं से समझ के जाना है। घर पे अपना रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? और कल आइए फिर इसके आगे, मतलब जब हम पूछे तो उसका सवाल, उस सवाल का जवाब दीजिए और फिर आगे पढ़िए, अगले पॉइंट को देखिए, ठीक है? फिर एक बार बता रहे हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? छाया तो समझ में आ गया है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे सुनना है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखो एगो हम और दिमाग लगा दिए हैं, यहाँ पर एक लाइन खींचे हैं, एगो में लिख दिए मिलती है और यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। सब कुछ सेम रखो। अगर आपसे कोई पूछेगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो 2। कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब हमेशा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। दिखाई दे रहा है ना? अच्छा ठीक है, चलो मार्कर अब सस्ता है कि महंगा है पता नहीं, सब सस्ते हैं, लेकिन इसमें इंक खत्म हो गया है। कहते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? समझ में आ गया? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। किस चीज में मिलती है? वास्तव में। याद रखो सब परिभाषा प्रतिबिंब का वहीं आएगा, खाली यहाँ पर सिर्फ बोलना है वास्तव में मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? और उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो सब कुछ वहीं बोलो। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं हम? समझ में बात इतना आ गया? अब दोनों परिभाषा तो समझ में आ गया आपको, लेकिन अंतर और भी जानना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मेरी बातों को ध्यान से यहाँ पे समझना है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तव में मिलती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होती है। और यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा कैसा होता है? बड़ा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा क्या होता है? तो जब ये बड़ा तो वो क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है? अगर वस्तु अगर इतना बड़ा है तो काल्पनिक क्या हो जाएगा? छोट हो जाएगा। अगर हम मान के चलो इतने बड़े वास्तविक हैं, नहीं सॉरी वस्तु है, वास्तविक मत बोलो, हम ये इतने बड़े हैं ना, हमारा साइज ये है, तो अगर काल्पनिक हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा जो साइज है उससे वह क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा क्या होता है? बड़ा। एक हाथ के चीज 10 हाथ के दिखाई देगा। एक हाथ के चीज, हाँ ठीक है उसको, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा? छोटा दिखाई देगा। काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु से छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु से बड़ा। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगला कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है मतलब अभी मत कहिएगा, चाहे कहिए दीजिए कि सर सिनेमा हॉल में पर्दा ही न रहता है, तो मानो कि वही पर्दा है और उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमेशा
क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा वस्तु से कैसा बनता है, उल्टा बनता है। समझ में आया कि नहीं? उल्टा का मतलब अपोजिट, मतलब क्या कि लड़का है तो लड़की दिखाई देगा, माथा ऊपर है तो नीचे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देता है। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा दिखाई देता है, सीधा। तो बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तव में मिलता है। काल्पनिक प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। इतना तक समझ में आ गया? कोई गलत तो नहीं बोले हैं? चलिए अब आगे सुनिएगा क्या है। एक चीज और बता, अच्छा एक और बात बताते हैं। दर्पण जब होगा ना, तो दर्पण से तुम कर लिए, तो दर्पण का मतलब तो समझते हैं ना, शीशा जिसमें लड़की सब श्रृंगार पटार करती है। केकरा लेखा, मेरी अंतोयनेत लेखा। समझ में आया कि नहीं? बताए थे ना। तो उसी की तरह क्या आजकल, अच्छा बताओ, ब्यूटी पार्लर का मतलब क्या होता है? ब्यूटी पार्लर का मतलब महिला गैरेज खाना। क्या होता है? महिला गैरेज खाना। यानी पुरानी गाड़ी जाए गाँव में, अब पूरा क्या होगा, पेंट पुचारा करके एकदम नया होके आ जाएगा। क्लियर? अब आगे अरे मजाक कर रहे हैं भाई, अब इतना ना सीरियस मत ले लेना सब। क्या तो मतलब दर्पण किसे कहते हैं, समझ में आ गया ना? जिसके सामने लोग पेंट पोचारा करता है, उस समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु जितना ही, जैसे मान के चलो ये समतल दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है, तो जितना दूरी पर हमारे माने वस्तु की दूरी जितनी होती है ना, प्रतिबिंब का दूरी उतना ही होता है। अगर 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब वस्तु रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। वो जब हम आकृति बनाएंगे ना, प्रतिबिंब जब बना बना के समझाएंगे, तब अगले क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है वो समतल दर्पण में कैसे बनता है। अभी सिर्फ हम क्या करते हैं, परिभाषा को समझा रहे हैं। कोई दिक्कत? क्या बोले हैं, समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर क्या होता है। समझ में आ गया? वस्तु समतल दर्पण में वस्तु जितना दूरी पर होता है, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। क्लियर हो गया? यानी कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर? अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, समतल दर्पण तो समझ ही गए। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कोई कंफ्यूजन इसमें से है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए उसके बाद बताते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन। अच्छा कभी कभी क्या, हमेशा आईना के सामने, माने आईना नहीं, माने ऐनक के सामने, ठीक है, खड़ा होते हैं, तो कान आप अगर हई छूते हैं तो उसमें कौन सा छू आता है, उल्टा। यानी कि दिशा, देखो ये नहीं, काने नहीं बदला जाता है, सिर्फ कान की दिशा बदला जाती है। क्या बदला जाती है? दिशा बदला जाती है। मेरी बात ध्यान से समझना। यानी कि जब दाहिना कान हम ऐनक में छूते हैं, तो हमको कौन सा प्रतीत होता है, बाया वाला उसमें प्रतीत होता है, क्योंकि वह तो जाकर के इसे चेंज हो जाता है कि नहीं, माने उल्टा माने हो जाता है। तो कहते हैं कि वैसा परिवर्तन, विस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो जाती है ना, जिस आकृति का दिशा में परिवर्तन होता है, क्या होता है, दिशा में परिवर्तन। कान को जब हम छूते हैं दाहिना, तो लगता है, प्रतीत क्या होता है कि हम बायां छू रहे हैं, लेकिन ऐनक में खाली ऐसा होता है। समझ में आया? तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, पार्श्व विस्थापन बोला जाता है। कोई कंफ्यूजन है? समतल दर्पण अब जब जानेंगे तभी ना समतल दर्पण यानी ऐनक का उपयोग होगा। तो अब देखो, ऐनक आप लोग देखे हैं, ऐनक हो गया, तो ऐनक का बाहर वाला जो होता है वो तो चमकीला यानी शीशा होता है। ये तो समझ में आ गया। समतल दर्पण का एक सतह, बाहरी सतह जो होता है वो क्या होता है, चमकीला होता है, चमकते रहता है, शीशा है। और उसके पीछे वाला जो होता है कलई किया यानी पेंट किया हुआ रहता है। अगर पेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आर पार दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो क्या फायदा उसमें, ऐनक जब पेंट करबे नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आर पार चल जाएगा कि नहीं? तो अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं देगा। अब इसके बारे में इतना तो समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, गोलीय दर्पण। सबसे पहले अब समतल दर्पण की विशेषता भी जानिए। समतल दर्पण की विशेषता,
तो पहला विशेषता क्या है, पहला विशेषता क्या है, तो यह वस्तु के, सबसे पहले एक बात बताएं, क्या वस्तु के जितना, माने समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु जितना दूरी पर होता है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर क्या होता है, बनता है। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब जो होता है ना, प्रतिबिंब यानी आकृति दर्पण के किधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, एक नंबर। और यहाँ पे दूरी क्या हो गया, दूरी यानी कि दर्पण, एक नंबर में क्या हो गया कि प्रतिबिंब यानी वस्तु जितना दूरी पर रहता है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है, एक विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता क्या हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा क्या किधर बनता है, पीछे बनता है, दर्पण के हमेशा क्या बनता है। तीसरा विशेषता क्या हो जाएगा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, क्या बनता है, सीधा। ध्यान से सुनो, समतल दर्पण की विशेषता, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा कहाँ बनता है, पीछा बनता है, और यहाँ पर प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वस्तु माने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और चौथा इसका है क्या, क्या होता है, इसका पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसीलिए समतल दर्पण की विशेषता बताने से पहले हम आपको क्या बताए हैं, पार्श्व विस्थापन बताए हैं कि समतल दर्पण यानी हम ऐनक में मुंह देखने जाते हैं, यानी कान देखने जाते हैं, कहाँ कान देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, मतलब चेहरा देखते हैं अपन, तो क्या होता है कि दाहिना कान हमको किस साइड दिखाई देता है, तो इस प्रकार का दिशा में खाली क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। समतल दर्पण की विशेषता हो गया। उसके बाद अब हमको पढ़ना क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का क्या होता है एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या है, किसी खोखले गोले का एक भाग है, किसी खोखले गोले का एक भाग है। समझ में आया कि नहीं आया, इतना कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है क्या, है तो बता दो, किसी को भी नहीं ना है। हाँ आप न, देखो आप बताओगे तभी तो हम समझा पाएंगे, आप जब बोलोगे कि सर हमको ये पॉइंट समझ नहीं आएगा हम दोबारा समझाएंगे, तो इसलिए बोलिए किसी को कोई कंफ्यूजन है ना, तो बिहान बेला कहिए लोगिन कि सर हमको समझ नहीं आया था, है? उठा उठा के सब कोहड़ा लेकर उठा के फोड़ देंगे, सांप पटक के। कोहड़ा कैसे फोड़ता है अच्छा कोहड़ा को काटा क्यों नहीं जाता है भाई, तो हमको आज तक समझ नहीं आया। लौका काटिए दिए, घिउड़ा काटिए दिए, सब काट दिए, कोहड़ा को काहे फोड़ा जाता है, हमको तो पहले फोड़ा जाता है बाद में ओकरा काटा जाता है, लड़के से फोड़वाता है। देखो प्रिंस फोड़ा है कि कौन फोड़ा है, तो कल अगर ये सारा का सारा पॉइंट 2 दिन हम पढ़ाए फिजिक्स का, दोनों दिन का क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और नहीं बताइएगा ना, तो आपको उसी कोहड़ा की तरह, ऐसा नहीं है कि आपसे हम कमजोर हैं, उठा के पटकेंगे हम। गया तो सुनिए समझो, अब यहाँ पे क्या बोले हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तब खोखला गोला का भाग होता है, तो इसको हम अब 2 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, तब गोलीय दर्पण कितने भाग में बढ़ जाएगा, 2 भाग में। तो एक भाग क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण, और एक क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण। क्या बन जाएगा, अच्छा एक बात बताओ, क्या हम और पढ़ाएं या इतना ही रहने दे, इतना ही रहने दे, तो चलो